प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेके आऊं प्रीवियस ईयर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करना आज की क्लास का। ठीक है। तो आज हमारा ये मॉडल पेपर 6 है दोस्तों। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस बेहतरीन से सेशन को बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो मेरे भाई, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो मेरे भाई, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। तो पादप कोशिका भित्ति का प्राथमिक अवयव क्या होता है? आप सभी को पता है कि आपका जो साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सेल्यूलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो यही पैटर्न रहेगा आपका जो 3 अगस्त का पेपर आएगा ना दोस्तों, जो 3 अगस्त को पेपर है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए। अपना स्कोर जरूर चेक करना कितना आप कर पा रहे हो। ठीक है। स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने मॉडल पेपर प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे एक बार आप कमेंट करके। यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? ये आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, दादा भाई नेहरू जी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अब यहां पर बिल्कुल मत मिस करना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग। देखो 44वें संशोधन के तहत क्या हुआ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, संपत्ति का अधिकार, उसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया था मेरे भाई? समाप्त कर दिया था। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि इसको किस आर्टिकल के तहत लीगल राइट बनाया? बताना जरूर कमेंट करके। ठीक है। और 86वें संशोधन के तहत क्या हुआ था दोस्तों? इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। क्या 11वां कर्तव्य जोड़ा था दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है ये। ठीक है। शिक्षा का अधिकार। ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनोगे। अधिकार। ठीक है। पहले इसका भी टिक कर लेते हैं। 73वें संशोधन में इसी के तहत दोस्तों पंचायत को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। ये पंचायत को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। ये तीनों संशोधन अभी के अभी रट लो, पंचायत का संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो ये तीनों संशोधन आपको रट लेने, इंपोर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। तो फिलहाल 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको टिक कर लेना है दोस्तों। इस संशोधन के तहत दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, और उसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज जो एक सैन्य विभाग था, आंसर यहां पे दे रखा है सैन्य विभाग। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी मेरे भाई? ये आपको बताना है। एक एक विभाग, और मैं एक विभाग आपके सामने लिख रहा हूं, आप बताना, देखते हैं आपको कितने कितने स्टूडेंट को उसको वो पता है। ये एक विभाग है ना, दीवान ए कोही। ये किसकी इसकी स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इसका आंसर दे पाएगा कमेंट बॉक्स में? तो मेरे भाई दीवाने कोही की बात करें, गुरुजी दीवाने कोही की स्थापना की थी MBT ने, मतलब कि गुरुजी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु ये किस प्रकार का विभाग था? आपने अभी बताया कि दीवान ए अर्ज थे ना, वो सैन्य विभाग है, लेकिन गुरु ये था कृषि विभाग। ये क्या था? एक प्रकार का कृषि विभाग था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है। लेकिन हमारे इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपको टिक कर लेना है, गयासुद्दीन बलबन। बहुत ही क्रूर शासक था मेरे भाई ये। ठीक है। सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाओं के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेरी डेली की क्लास में आपको बेस्ट रिवीजन मिलेगा, ये आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं। आप डेली क्लास देखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 फैक्ट जरूर बताओ ताकि आपका अच्छे से रिवीजन रहे दोस्तों। ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन को सर्वोत्तम रूप से डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो यहां पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मेरे भाई एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो योजना आयोग है इसका गठन किसके तहत हुआ था? इस गठन कब हुआ था? ये बहुत पूछा जाता है। तो याद रखोगे इसका गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। ठीक है। और इसकी जगह अब क्या आ चुका है दोस्तों? प्रेजेंट में नीति आयोग आ चुका है। अब नीति आयोग के दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री कौन है अभी फिलहाल में, है ना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। इसने इसकी जगह कब ली है दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? देखो 8वीं अनुसूची की बात करें, अगर मैं भाषाओं की बात करूं दोस्तों, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? बताइए, वर्तमान में अभी आपको कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं, मूल में कितनी थी? 14। तो 15वीं भाषा, 21वां संशोधन हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है, सिंधी को जोड़ा गया था। फिर 71वां संशोधन हुआ था जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। फिर दोस्तों 92वां संविधान संशोधन होता है जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। यहाँ से आपको ये 18 से 22, मतलब 24 से 22, 14 से 22 का सफर ऐसे तय हुआ। ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनाया था? देखो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा ही नहीं बनाया अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों आपको अकबर का महल, जोधाबाई का महल, ठीक है, ये भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों क्या देखने को मिलता है यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में? और क्या पूछा? बुलंद दरवाजा। हाँ, बुलंद दरवाजा किसकी याद में बनाया था? तो याद रखना, गुजरात विजय, जब दोस्तों अकबर ने गुजरात विजय अभियान किया था, वहां पर इसकी मतलब जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी कराया था, जिसको राजधानी भी बनाई थी और बुलंद दरवाजे भी बनाया था। और दोस्तों ये जो फतेहपुर सीकरी है, इसकी स्थापना अकबर ने 1575 में करी थी, ये याद रखना। और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, पंचमहल भी दोस्तों आपको इसी में देखने को मिलेगा। दिल्ली का लाल किला और उसमें स्थित दीवान ए अर्द, दीवान ए आम और दीवान ए खास, ठीक है, ये किसने बनवाया था? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? शाहजहां टिक करोगे दोस्तों। इसने मयूर सिंहासन भी बनाया था, ठीक है, लाल किला भी बनाया था और आगरे का ताजमहल भी बनाया था, आप लोगों को पता ही है। ठीक है। अब देखो ये, देखो मैंने कहा था ना दोस्तों, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके जीएस वगैरह पूरा, ठीक है, जीएस, गणित, रीजनिंग, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और किस प्रकार से पैटर्न आएगा वो पूरा पैटर्न आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 12 टॉफियां बेची हैं, जिसमें से उसको 20% की हानि हो गई। अब वो कह रहा है मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी? और मैंने हमेशा बताया कि गुरु रुपए में वस्तु का भाग देना पड़ता है, रुपए में वस्तु का भाग देना पड़ता है। गुरु 1 रुपए में कितनी ट्रॉफियां खरीदा वो आप देखेंगे पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे गुरु 1 रुपए में, रुपए में वस्तु कितनी है? 12 टॉफियां खरीदा और उसको कितनी? 20% की हानि, यानी 80% पर सामान को बेचा। ठीक है। फिर आप इधर देखोगे, अब उसको 20% का लाभ यानी 120 का लाभ चाहिए, उसके लिए उसको कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? तो मैं नंबर ऑफ एन लिख दिया, कितने? 1 रुपए में। तो ये आपसे क्वेश्चन है पूछा है, 40 का टेबल तो आता ही है। 40 की टेबल से 2 बार, 40 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 4 बार और 4 गुणा 2 आप लोगों को पता ही है। तो उसको 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ये एक शानदार सा क्वेश्चन बनता है। चलिए बताइए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बता दो। अगर आप लोग डेली मुझसे पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ये दोस्तों एक बार वापस रिपीट हो गया, इसलिए माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पटचित्र और सौरा कला का मुख्य केंद्र, मतलब मुख्य संबंध किस राज्य से है? अब यहीं पर दोस्तों अथिया और पिथौरा भी ध्यान रखो। यहाँ पर एक चित्रकला और लिख रहा हूं, अथिया और पिथौरा, अथिया और पिथौरा, ये चित्रकला भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। अथिया और पिथौरा ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी गुरु गुजरात में। पटचित्र, सौरा ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगी। और ये दोनों की दोनों, अथिया और पिथौरा, ये दोनों की दोनों चित्रकला आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। ठीक है। वहीं दोस्तों गोदान, अरिपन, मैथिली, ठीक है, ये सारी आपको बिहार में देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। फड, मांडना, लघु, ये सारी आपको राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें उनके दैनिक आचरण और नियम दिए गए हैं? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा अधिधम पिटक, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक कर लेना है। ये प्रश्न बताइएगा, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? ये काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है, ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है मेरे भाई? सेल्यूकस निकेटर है और राजदूत मतलब कि किसका बन के आया था ये राजदूत? देखो दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था ये पहले तो मुझे ये बताइए गुरु। ये जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था गुरु। ठीक है। और इसकी एक किताब है इंडिका। क्या नाम है किताब का? ये तो दोस्तों आपको पता है, इसके लेखक कौन है? चाणक्य। अगर मैं चाणक्य की जगह कुछ और लिखता तो आप आंसर करते। अगर मैं भारत का मेकियावेली लिख देता, चलो ये नहीं, ये लिख देता भारत का विष्णुगुप्त, मतलब विष्णुगुप्त लिख देता ओनली, ठीक है, तो भी उन्हीं का नाम है, ध्यान रखना।
तो और महाभाष्य के लेखकों ने पतंजलि, पतंजलि। और राजतरंगिणी के लेखकों ने कल्हण। नाम याद रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट है ये किताबें, हल्के में नहीं लेना, स्किप नहीं करना है। आप लोग सोचते हो इतना इजी, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन भी नहीं बनते फिर तो, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन टिक लो, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, तो स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन को। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति मूल रूप से किस गांव में मानी जाती है? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति मेरे भाई कुचेलापुरम कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश से मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? ये भी एक बेहतरीन सा इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपको चतुर्थ बौद्ध संगति ध्यान रखना है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। यहीं से दोस्तों बौद्ध धर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, महायान और हीनयान मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्न में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? ये भी शानदार है, ये भी शानदार है भाई, बताइए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य का निरूपण करती है? शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पाचन टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। देखो साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको ये गणित और रीजनिंग में बिल्कुल भी हल्का नहीं पढ़ना है, मतलब कि आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है मैथ और रीजनिंग में। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025, क्या बोला मैंने, स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? बताएंगे दोस्तों, इसका जो 12वां संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबो में इसका आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 का आयोजन किस देश में किया गया था? शानदार, एक बार ये फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन शानदार है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर किस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? बताइए दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये द्रविड़ शैली का नहीं है, बेसर शैली नहीं है, पंचायतन शैली नहीं, तो फिर बची कौन सी, नागर शैली। यानी आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ए वाला। रुको 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 रुको, द्रविड़ शैली होगा, माफी चाहूंगा मैंने गलत टिक कर दिया। करेक्शन करेंगे आप लोग, फटाफट से करेक्शन करेंगे, करेक्शन कर लो भाई, द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए, ओणम के अवसर पर की जाने वाली प्रसिद्ध नौका दौड़, ये जो नौका दौड़ है ये किस राज्य में आयोजित होती है? ओणम के अवसर पर दोस्तों क्या आयोजित होती है? नौका दौड़ आयोजित होती है। अब ओणम कहाँ का फेमस है? तो केरल का है मेरे भाई। क्या आप लोग ने भी यही आंसर टिक किया है? अगर टिक किया तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये लो अगला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। खालसा पंथ बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? तो याद रखेंगे मेरे भाई, खालसा पंथ की जो स्थापना करी थी मेरे भाई, वो गुरु नानक देव ने नहीं करी थी। ये आप लोग यही ऑप्शन टिक कर रहे हो, ये ऑप्शन टिक नहीं करना है। इसकी स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यह आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए, शानदार क्वेश्चन है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? चलिए बताइए, बहुत इंपोर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था गुरुजी? हेनसांग, हेनसांग आया था, गुरु हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग, जिसकी एक किताब थी सी यू के की थी ना, सी यू की, ठीक है, ये पूछी जाती है। तो हर्षवर्धन को हराया किसने था? वो भी किस नदी के तट पर? ये नदी का नाम पूछा जाता है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी पर ही गुरुजी सरदार सरोवर बांध स्थित है, इसी पर धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात भी स्थित है, इसी को एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है मेरे भाई। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है गुरुजी। और क्या पूछा जा सकता है? ये ब्रंश घाटियों से होकर बहती है। और क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन? बताइए। ये अरब सागर में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना नर्मदा नदी से। तो इसको दोस्तों हर्षवर्धन को हराने की हिम्मत किसमें थी भाई? पुलकेशिन ने, मतलब कि पुलकेशिन ने इसको हराया था, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। यह प्रश्न बता दो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी? भाई बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी अध्यक्षता करी थी गुरु पी.टी. नेहरू। आपको अच्छे से दिख तो रहा है, मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, दिख तो रहा है ना, विजिबल है ना, पी.टी. नेहरू। अब यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बनता है। पूर्ण स्वराज किसकी मांग की गई थी मेरे? पूर्ण स्वराज की। तो ये अधिवेशन ध्यान रखना, ठीक है। और आपको यहाँ पर इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है बेलगांव अधिवेशन, जो कि बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में हुआ था। 1924 में यह अधिवेशन हुआ था, जहां पर गांधी जी ने भाग लिया था। अब आपसे क्वेश्चन है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारत की? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए और वो अधिवेशन भी बताइएगा अगर आपको अच्छे से पता है। आपसे पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर देखा हो तो बड़ी विचित्र मतलब कि ये श्रृंखला है, आप देख पा रहे होंगे, एक में आधा करना है और दूसरे में +2, फिर आधा करो फिर +2 और फिर आधा कर दो। 28 का आधा तो आप सभी जानते ही हो भाई, आप पेपर देने जा रहे हो, आपको 28 का आधा तो सभी को पता ही होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, क्वेश्चन शानदार है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आंसर ऑप्शन में मिसप्रिंट रहेगा, ऑप्शन में मिसप्रिंट रहेगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन गलत आएंगे इसमें, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 लिखो। गुणा को उसने क्या कहा है? देखो, गुणा का अर्थ है माइनस, नहीं गुणा का अर्थ है जोड़, यहाँ पर जोड़ कर लो और 5 लिख लो। और माइनस का अर्थ क्या बताया उसने? कहा है माइनस का अर्थ है गुणा, ये गुणा कर दो, ठीक है? फिर आगे भाग। अब भाग का अर्थ क्या? भाग का अर्थ है घटाओ, उसने घटाना कहा है, घटा लो। फिर प्लस का अर्थ बताया उसने गुणा, इसमें गुणा कर दो, ठीक है? और कुछ? भाग किसका अर्थ है भाई? माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाओ, गुणा का अर्थ है जोड़ और प्लस का अर्थ है भाग। जहां प्लस दिखेगा वहां भाग है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस की जगह भाग करना है अपन को, प्लस की जगह भाग लिखना है। ये कहाँ गया? हटाने वाला ये रहा। प्लस की जगह आपको भाग लिखना है, प्लस की जगह भाग लिखना है। भाग, भाग का सिंबल बना दो, ये बना दिया, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपको पता ही है कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड देखा जाता है। तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होगा, है ना? 2.5। तो देखो यहाँ पर कितना होगा? 50, यानी 25 प्लस 50 माइनस 2.5, 2.5, 2.5, तो 25 और 75, 75 में से आपको 2.5 और घटाना है। 75 में से 2 घटाओगे 73, 73 और 73 में से 0.5 और घटाओगे 72.5, ठीक है? तो कितना आएगा? 72.5। ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो हमारे तो ये आंसर है। आपका क्या है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए फिलहाल ये बताइए, ये शानदार क्वेश्चन है। मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का प्रयोग करता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो प्रतान आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्न में से क्या बनाता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, क्या आंसर होगा? तो ये बीज बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन शानदार है, ध्यान से देखना। ए और बी दोनों मिल जाते हैं, वो इस काम को 12 दिन में निपटाते हैं। वहीं बी और सी मिलते हैं तो वो इस काम को 15 दिन में। वहीं सी और ए मिलते हैं तो वो इस काम को 20 दिन में। अब कह रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर ये ए और बी, अगर ये दोनों बंदे मिल जाते हैं तो ये इस काम को 12 दिन में निपटा देते हैं, सीधी गणित है। देखो आप पॉइंट में ना फंसो तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। बी और सी इस काम को 15 दिन में करते हैं, वहीं पर ए और सी आप कितने दिन में करते हो देखेंगे? 20 दिन में। इनसे कटने वाला नंबर क्या है? इनसे कटने वाला नंबर 60 है, एलसीएम इनका 60 है। लेकिन आपको 60 का दोगुना लेना है ताकि अपन कैलकुलेशन में ना फंसे। तो 60 का दोगुना 120 होता है। एक बार फिर से मैंने इसका एलसीएम कितना लिया? 60 लिया, लेकिन हमें दोगुना लेना है ताकि हम कैलकुलेशन में ना फंसे। अब एक चीज नोटिस करी क्या आपने? यहाँ पर भी ए एक बार है, यहाँ पर भी एक बार, मतलब 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लेता हूं। मैंने जैसे ही 2 कॉमन लिया तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इनकी क्षमताएं कितनी निकाल लो। कितने? 12 दाएं 120, यहाँ पर ए और बी की मिला के 10 आ रही है और 15 अट्ठे 120। बी और सी की 8 क्षमता आ रही है, ए और सी की 20 छक्के 120, ठीक है? अब इनकी टोटल क्षमता कितनी हो गई देख लो यहाँ पे, 18 और 6 24, तो टोटल क्षमता कितनी होगी? 24। अब ध्यान से देखना, 24 हो चुकी है, हो चुकी है 24, 18, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे 2 की टेबल से काटेंगे 12, तीनों की मिला के क्षमता 12 हो रही है। लेकिन वो कह रहा मुझे ए से काम को करवाना, ए कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में करेगा? बी और सी की क्षमता देख लो, बी और सी की क्षमता 8 है ना, यहाँ पे 8 रख दो, ठीक है? और टोटल तीनों की मिला के कितनी? 12 है। तो कॉमन सेंस की बात है गुरु कि ए की क्षमता 4 रही होगी, ठीक है? टोटल काम गुरु 120 है और ए की क्षमता 4 है, तो इसकी क्षमता से वो 30 दिन में काम को लपेट देगा, ऑप्शन नंबर ए। शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा मेरे भाई। अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ओके रिपोर्ट है भाई, समझ में आ चुका है, ठीक है? अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है, बड़ी संख्या बता दो। देखो भाई, जब भी एक चीज, एक ही संख्या जोड़ी जाए या एक ही संख्या घटाई जाए तो हमेशा ध्यान रखना अंतर बराबर कर लेना। पहले ये 5 और 7 था, अब ये 3 और 4 हो गया। कितने का अंतर आ रहा है ये आपको देखना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा हो गुरु, यहाँ का अंतर है 2 और यहाँ का अंतर 1। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इसको बराबर कर दो। तो मुझे 2 से गुणा यहाँ करना है, जब 2 से गुणा यहाँ कर रहा हूँ, 2 से गुणा यहाँ पर भी करना है, 2 से गुणा यहाँ पर भी करना है। अब देखो ये अंतर बराबर हो चुका है। जी हाँ, कैसे? देखो 3 दूनी 6 ही हो गया, 4 दूनी 8। अब देखो 5 से 6, 7 से 8, यानी 1 की वृद्धि हो रही है, तो एक एक जोड़ा जा रहा है। कितना? 1 जोड़ा जा रहा है, वो कह रहा है 6 जोड़ रहे हैं। 1 का मान 6 यानी 6 गुना लिख रहा है। क्या पूछा? बड़ी संख्या।
बड़ी संख्या इसमें कौन सी मेरे भाई 7 है, तो 7 गुणा आपको 6 कर लेना है और आपको आंसर टिक कर लेना है 42। क्या टिक कर लेना है? 42 आपको टिक कर लेना है। इसमें से बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए इसमें से छोटी संख्या क्या है? ठीक है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गुरु? इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया। और असम में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप। ठीक है मेरे भाई, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, ध्यान रखना। और आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए आप लोगों ने कितना मतलब स्कोर किया इस क्लास से। ठीक है, अगर चीजें क्लियर हैं तो ये वाला बटन दबा के रेस्पॉन्स करें सर। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। देखो आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, अगर मैं बोलता नहीं हूं तो आप बिल्कुल करते भी नहीं हो। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसकी मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप जरूर देखकर जाइएगा, एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल मिलेगी, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक जाओगे। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम की तैयारी में करने लग जाओ, बहुत कम दिन बचे हुए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।